ओके, प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन था, परचेज और सेल्स अकाउंट जो है वो कौन से कैटेगरी का है, रियल है या नॉमिनल है? नॉमिनल है जी। कैसे? सेल्स क्यों है नॉमिनल? नॉमिनल में तो एक्सपेंस एंड इनकम आते हैं, तो सेल्स क्या आपके एक्सपेंस या इनकम है? रियल है। रियल में आपके एसेट होते हैं, तो आपके जो आप जो गुड्स खरीदते हो तो क्या ये एसेट हैं? एसेट होते हैं। चलो कंसेप्ट को समझो पहले। अब Subscribe to my channel. हम बात कर रहे And हैं also press this bell icon. गुड्स को हमने दो कैटेगरी बना दी है, एक लिख दिया है परचेजेस, परचेजेस अकाउंट, दूसरा लिख दिया है सेल्स अकाउंट। सीधी सी बात है, हमने अगर करना ही है तो सीधा गुड्स से क्यों ना करते। एक दो बच्चों ने स्टार्ट भी किया था कि सर हम गुड्स अकाउंट ही लिख देते हैं, ऐसा बढ़िया रहेगा, ना परचेज के झंझट में पड़ो ना सेल्स के झंझट में पड़ो, गुड्स आया तो गुड्स डेबिट कर दो, गुड्स गया तो गुड्स क्रेडिट कर दो। तो हम लिखते क्यों हैं परचेज और सेल्स? जब परचेज करेंगे तो परचेज लिख रहे हैं, जब सेल्स कर रहे हैं तो उसको सेल्स कर रहे हैं, गुड्स क्यों नहीं लिख रहे? इसका फंडा एक ये है कि जो हमारे गुड्स हैं वो डील करते हैं। एग्जाम्पल, बिजनेस डीलिंग होती है गुड्स से। जैसे कि मैं कहूं फर्नीचर, फर्नीचर आपका क्या है? एसेट है। रियल में आएगा कि नॉमिनल में आएगा? आपके एसेट है, ठीक है, ओके, चलो एसेट है। अब अगर यही मैं कह दूं, हमने अब क्या किया कि कहीं से फर्नीचर उठाया, लकड़ियां उठाई, खुद बनाया और उस फर्नीचर को बेचने पे लग गए। अब बताओ फर्नीचर क्या होगा? हमारे लिए गुड्स हो गए। तो ये तो चेंज हो गया फिर तो। अभी आपने कहा कि एक फर्नीचर ही एसेट है, अभी कह रहे हो कि ये एक गुड्स है, बदल गए। अब सुनो, बिल्कुल ठीक है कि खरीद के बेचने पर जो जिस चीज में हम डील कर रहे हैं, हमारा बिजनेस डील कर रहा होता है, उसको हम गुड्स कहते हैं। अगर हम उसकी इकोनॉमिक बेनिफिट उठा रहे हैं तो उसको हम क्या करेंगे? हमारे एसेट हो गए। यहीं पे बात आती है, जब भी कोई गुड्स है तो उसका क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, और वो गुड्स अगर आपने एसेट किए हैं तो। कैसे? मान के चलो कि 10 चेयर्स हैं, मेरे पास 10 चेयर आ गए। अब 10 चेयर की वैल्यू कितनी? 100 रुपए की है, तो 1000 रुपए ये हो गए। अब जब बेचूंगा चेयर्स को तो 10 ही बिकेंगी, 10 ही बिकेंगी। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते या कम हो नहीं सकते, कम जरूर बेच सकते हैं, ज्यादा नहीं बेच सकते। 10 के 10 हम एग्जैक्टली बेच सकते हैं। इसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो डेबिट के बराबर रहेगा। जितने की चीज खरीदी है उतने की चीज में बेच दो तो कोई प्रॉफिट नहीं, अगर कम में बेची है तो लॉस हो गया, ज्यादा में बेची है तो प्रॉफिट हो गया। एक और बात बताई थी कि गुड्स में हम प्रॉफिट को शो नहीं करते। एक क्वेश्चन आया था कॉस्ट वाला, और एक आया उसके साथ साथ सेलिंग प्राइस भी था। तो हमने डायरेक्टली सेलिंग प्राइस को उठाया और उसमें हमने एंट्री पास कर दी, उसको अलग से शो नहीं किया। जबकि हम एसेट में अलग से शो करते हैं कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, गुड्स में ऐसा नहीं करते। हाँ, सेलिंग प्राइस वाली लगाई थी, ठीक है। अब एसेट में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट होगा, जितने की एसेट होंगी उतने ही आप बेच सकते हो उस चीज को। बट गुड्स में क्या है, आपने सामान खरीदा 10 रुपए का, जैसे कि 100 चेयर्स खरीद लिए 1000, और इसको आप बेच रहे हो 12 रुपए के, 100 ही, तो कितना हो गया? 1200। खरीदा आपने 1000 का, बेचा आपने 1200 का, 200 आपके क्या हो गए? फायदे में चले गया, ये इसका क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो जबकि क्रेडिट बैलेंस तो हो ही नहीं सकता,
अब क्रेडिट बैलेंस हो नहीं सकता, इसी वजह से हम इसको क्या लिखते हैं, ये परचेजेस आ गए, इसी वजह से क्या लिखते हैं, ये सेल्स हो गए। इसलिए हमने इसकी दो कैटेगरीज बना दी, ठीक है, दो कैटेगरीज बना दी हैं इस वजह से क्योंकि इसका जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस शो नहीं हो सकता, बढ़ा नहीं सकते इसमें। दूसरा रीजन अब क्या है कि जो परचेजेस एंड सेल्स हैं, इसको देखो, अब परचेज में हमने क्या किया, गुड्स परचेज अपने बिजनेस में लेके आए, और सेल्स में क्या कर रहे हैं, हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं। डन। अब मैं आपसे कहूं, चलो ठीक है, माना कि अगर रियल है, परचेज करके लेके आए आप, माना कि एक रियल अकाउंट है, मैं अगर कहूंगा कि चलो मेरे को दिखाओ कहां पे फर्नीचर है, तो आप फटाफट मेरा हाथ पकड़ के ले आओ, चलो सर आपको दिखाता हूं मैं फर्नीचर कहां पर पड़ा है। गोडाउन है, गोडाउन में गए अंदर, ये पड़े फर्नीचर 100, देखो सर। क्यों? क्योंकि रियल जो अकाउंट होते हैं, जो एसेट्स होते हैं, उसकी एग्जिस्टेंस होती है, वो एक्चुअल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अगले दिन ही 100 में से 50, 100 के 100 मैं कहता हूं 100 के 100 बिक गए, क्योंकि आप गुड्स यूज कर रहे हो। अगर गुड्स यूज कर रहे हो तो हर एक दिन पे ट्रांजैक्शन होगा, हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ परचेज करना पड़ेगा, दूसरे दिन ही सेल हो जाएगा। तो अब अगले दिन में आया, मैंने कहा अब दिखाओ कहां पे है तुम्हारे 100 के 100 चेयर्स, तो आप कहते हैं कि सर वो तो बिक गए, वो तो है ही नहीं। अब क्या ये रियल बना ही नहीं। तो नॉमिनल में एक ये होती है कि उसमें एग्जिस्टेंस नहीं होते, नॉमिनल में एग्जिस्टेंस नहीं होते, जबकि रियल अकाउंट में उसकी एग्जिस्टेंस होती है। जब आपके पास एसेट पड़े होंगे, आप उसको कह दोगे कि ये मेरे एसेट्स हैं, तो रियल अकाउंट हो गए। उसी तरीके से अगर आपने परचेज कर लिया है, परचेज करके आपने अपने गोडाउन में रख लिया, तो वो आपके बन जाएंगे एसेट्स, रियल अकाउंट। अब वही चीज अगर आपने सेल कर दी, तो आपके पास सिर्फ क्या रह गए, एक पर्ची रह गई कि हाँ मैंने 10,000 के 15,000 के मैंने सेल कर दिए हैं। एक्चुअल में एग्जिस्टेंस तो नहीं है ना अब उसकी, अब उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, तो इसलिए वो क्या बन जाएगा, नॉमिनल अकाउंट बन जाएगा। सीधी सी बात। रियल कब बनेगा, जब आपके गोडाउन में वो स्टॉक पड़ा हुआ है। इसी का एक और जो फंडा है क्लोजिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक को हम एसेट मानते हैं, इसी वजह से मानते हैं, क्यों, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द ईयर में बच जाते हैं, स्टॉक हमारे गोडाउन में पड़े होते हैं, इसलिए हम उस चीज को एसेट मान लेते हैं। और जो चीजें सेल होके चली गई, हमारे पास कुछ इनकम आ गई, तो उस चीज को हम कह देते हैं ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है। और बेसिकली 90-95% जो परचेजेस एंड सेल्स को नॉमिनल ही बताया गया है, रियल आपको बहुत कम ही मिलेगा कि इसको रियल भी बताया गया है, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा सा देखो कि परचेजेस को आप रियल मानना है तो कब, जब आपके गोडाउन में एज अ स्टॉक पड़े हुए हैं। नॉमिनल कब बन जाएगा, जब आपके वहां से सेल्स के रूप में चले गए, ठीक है। तो 18 हमारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। नेक्स्ट 19 से स्टार्ट कर रहे हैं। 19th ट्रांजैक्शन कहता है कि जो परचेज किए हैं फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज, कौन से दो चीजें इंक्लूड होंगी, एक फर्नीचर और दूसरा कैश, ठीक है। ऑफिस यूज के लिए किया है, तो फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहे हैं क्योंकि रियल है या एसेट इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट डेबिट कैसे खरीदा हमने, कैश से, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि आपके कैश चले गए बिजनेस से। तो जितना भी है 1 लाख, और बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट में है परचेज कंप्यूटर फॉर ₹10,000 मेड, पेमेंट मेड बाय चेक। तो कोई कंप्यूटर खरीदा है और उसकी पेमेंट चेक से की है, तो कौन से दो चीजें इंक्लूड होंगी इसमें, एक तो कंप्यूटर आ गया आपके एसेट, और दूसरी चीज कैश की पेमेंट की है,
टू बैंक अकाउंट, बिल्कुल सही, क्योंकि चेक को हम बैंक लिखते हैं। 10,000 बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड बाय चेक। नेक्स्ट, मोहन को पेमेंट कर दी। मोहन का खाता चल रहा था, हमने पेमेंट करनी थी, पेमेंट कर दी। तो अब रिसीव कौन करेगा? मोहन करेगा। तो मोहन रिसीवर है, तो इसलिए मोहन से अकाउंट डेबिट। पेमेंट की है तो पेमेंट कैश के रूप में की है, तो टू कैश अकाउंट। बीइंग पेड टू मोहन। नेक्स्ट, मोहन को 6,000 रुपए देने थे, उसको दिए 5,000 रुपए। फायदा या नुकसान? फायदा कितने का? 1,000 का। और उस फायदे को हम डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल सही। तो आपने किसको देना है? पेमेंट करनी है, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश की पेमेंट कर दी, टू डिस्काउंट उसे रिसीव कर लिया। तो मोहन को कितना देना था? 6,000 रुपए देने थे, दिए कितने? 5,000 दिए। फायदा कितने का हुआ? 1,000 का फायदा हो गया आपका। बीइंग कैश पेड टू मोहन इन फुल सेटलमेंट। नेक्स्ट, पैसा रिसीव किया है शाम से, पैसा हमारे बिजनेस में आ गया, कैश अकाउंट डेबिट। कहां से आया? किसने दिया? शाम ने दे दिया, तो शाम से अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपए। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम। नेक्स्ट, कैश रिसीव किया है हमने शाम से 1,900 रुपया, जबकि लेने थे 2,000। लेने थे 2,000 बट 1,900 आया हमारे पास, तो हमारा नुकसान या फायदा? नुकसान। तो डिस्काउंट हमने उसको अलाउ कर दिया, तो कैश पैसा आ गया हमारे पास, डिस्काउंट भी दे दिया हमने, क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए एक कह लो लॉस ही है कि 100 रुपया कम मिलेगा, तो डिस्काउंट अलाउड कर दिया उसे। और टू किसको? शाम को, तो टू शाम से अकाउंट। ये डेबिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। 1,900 रुपया कैश में, 100 रुपया डिस्काउंट, और नाम के आगे फुल अमाउंट 2,000 की। बीइंग कैश रिसीव्ड by allowing discount. Next, पैसा निकलवाया है फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकलवाया, तो क्या बना? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। बीइंग
विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। अब ये बताओ इंश्योरेंस होती क्या है? इंश्योरेंस, अगर हमें किसी चीज का डर है तो हम अपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ डील कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ मैं कुछ आपको टुकड़ों में पैसा दूंगा और एट द एंड ऑफ द, जब भी ये मेच्योरिटी डेट आएगी 3 साल, वैसे तो 10 साल, 5 साल, 12 साल, 15 साल, इतने साल की होती है, और जब आएगा तब मेरे को पेमेंट कर देना, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो। बहुत सारे कार इंश्योरेंस है, बाइक इंश्योरेंस है, वो जनरली 1 साल के होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस है, उसमें भी आप कुछ टुकड़ों में पैसा देते हो और उस टुकड़ों में पैसा देने को क्या कहा जाता है? प्रीमियम। उसको प्रीमियम कहा जाता है। अब पर्सन ने अपने लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम भरी है, किस पर्सन ने भरी होगी? ओनर नहीं भरी होगी ना। अगर ओनर ने भरी है पैसा तो कहां से उठाया होगा? बिजनेस से उठाया है। बनता क्या है कि उसके खुद से वो अपने जेब से पैसा भरे, बट अगर पैसा ये बिजनेस से उठा रहा है तो अगेन ये भी क्या होगा? उसका एक ड्राइंग ही होगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, अगर यहीं पे प्रीमियम होता किसी मशीनरी का, किसी बिल्डिंग का, तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश आना था कि हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, वो बिजनेस का खर्चा होता, बट ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, तब इंश्योरेंस आया था, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 बीइंग, सीधी सी बात है, ओनर से रिलेटेड कोई भी खर्चा अगर वो बिजनेस से निकाल रहा है, सारे के सारे खर्चे होंगे ड्राइंग्स। तो बीइंग LIC, लाइफ इंश्योरेंस जो है पेड। नेक्स्ट, पेड इनकम टैक्स। बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट टैक्स होता है, बट पर्सन ने क्या किया, इसका कुछ इनकम बन रहा था और बिजनेस से ही उठा के इसने पैसा, अपना ही टैक्स, ओनर अपना टैक्स भर रहा है। भर सकता है क्या? भर तो सकता है, बट वो बिजनेस के लिए क्या है? ड्राइंग्स है वो। तो यहां पे भी ड्राइंग्स टू कैश आ जाएगा और बीइंग इनकम टैक्स पेड। कितना क्लियर? नेक्स्ट है गुड्स ले गया पर्सनल यूज के लिए। पहले कैश लेके जा रहा था, अब गुड्स लेके चला गया। तो गुड्स को हम गुड्स तो लिखते नहीं है, क्या लिखते हैं? परचेजेस। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। गुड्स को गुड्स हम नहीं लिखते हैं, सेल तो हुआ नहीं है, तो गुड्स को हम क्या लिखते हैं? परचेजेस। तो कितने का? 2000 का। बीइंग विड्रॉल गुड्स फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट देखो, गुड्स की कॉस्टिंग थी 200 रुपए और सेल्स था 250। अब ओनर लेके जा रहा है पर्सनल यूज पे। यहां पे सिर्फ एक बात सीखने वाली है कि कॉस्ट पे हम रिकॉर्ड करेंगे कि सेल्स पे। देखो, अगर सेल हो रहा है, आपके गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, तो आप फायदा देखोगे कि नुकसान देखोगे? फायदा देखोगे कि आपका फायदा हो जाए। आपने 200 की चीज बनाई, उसमें 50 रुपए ऐड कर दिया अपना प्रॉफिट, 250 का हो गया।
अब जो पैसा रिसीव करोगे वो 250 करोगे ना, ये थोड़ी ना कि 200 करोगे। तो जब सोल्ड हो रहा है तब आपने पैसा 250 ही रिसीव करना है। बट इसी चीज को अगर आपने ओनर को दिया है तो वो कॉस्ट पे ही दोगे, क्योंकि ओनर को हम सोल्ड नहीं कर रहे, वो बंदा लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए ये बंदा ओनर जो है वो लेके जा रहा है, हम सोल्ड नहीं कर रहे उसे। अगर सोल्ड कर रहे होते तब उससे प्रॉफिट भी चार्ज करते। तो इसलिए यहां पे कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अगेन, बट यहां पे 200 आएगा, 250 नहीं आएगा। कॉस्ट प्राइस बीइंग गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज, ऊपर वाला सेम। थर्टियथ, ट्यूशन फी पे की है चिल्ड्रन की, ट्यूशन फीस पे की है चिल्ड्रन की, बिल्कुल सही। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अपने जेब से करे ना, बिजनेस का क्यों खर्चा करवा रहा है, तो इसलिए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 1000 बीइंग ट्यूशन फीस पेड। ड्राइंग तो लिखोगे बट अगेन नरेशन आपकी ऐसे होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि आपने इस ट्रांजैक्शन में किया क्या है। अगर सीधा ड्राइंग से लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका कि पैसा निकाला है उसने, पैसा निकाला थोड़ी ना, हाँ उसने तो ट्यूशन फीस पे की है, तो इसलिए यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा। हाँ जी, नेक्स्ट, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए सैंपल। हमने कहा भाई हमने अभी नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, शैम्पू का बिजनेस है, तो ठीक है एक हाँ लगा के देखो, तो कहता हम तो पैसा देंगे ही नहीं, हम तो ये नया नया शैम्पू है, पता नहीं हमारे सर में पता नहीं क्या कर दे, ये बम ब्लास्ट ना हो जाए हम, है ना। तो कहता चल ठीक है यार, इतना भी क्या भाव खा रहा है, ले जा तू, फ्री में ले जा। तो फ्री में ले गया, पैसा तो आया नहीं हमारे पास, हाँ हमारे गुड्स जरूर चले गए, बट हम कर क्यों रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम उसको फ्री में, सैंपल क्यों दे रहे हैं हम, क्योंकि हमारी वहां पे एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो है तो ये हमारा खर्चा ही ना, बेसिकली दिया तो है ना पैसा, पैसा तो नहीं, गुड्स तो दिए हैं ना। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, गुड्स नहीं, परचेजेस। being goods distributed as a sample. Next, हाँ, तो चैरिटी के तौर पे गुड्स हमने दे दिए, आए थे वो, घर में बैठे थे, हम बिजनेस कर रहे थे अपना, दो बाबा जी आगे, ठीक है, तो ठीक है, हमने, हमारी भी श्रद्धा थी चैरिटी करने की, तो हमने अपने गुड्स से दे दिए। हमने कहा कि हमारे पास तो पैसा तो है नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हम आपको अपने गुड्स जरूर दे सकते हैं, की तो चैरिटी, तो उस चैरिटी को हम क्या लिख देंगे, डेबिट। चैरिटी अकाउंट डेबिट, क्या दिया, परचेजेस, गुड्स दिए अपने, बीइंग गुड्स डोनेटेड एज अ चैरिटी। डन।
नेक्स्ट है डोनेशन दे दिया, अगले दिन फिर से कोई पर्सन आ गए कि कोई कुछ अगर है तो डोनेट कर दो। हमने इस बार कहा हमारे पास इस बार पैसे हैं, पैसे दे देते हैं, गुड्स नहीं है। तो अगर दिए हैं तो हुआ तो खर्चा ही है ना आपका। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश, डन। इस बार हमने गुड्स की जगह पे कैश दे दिए, कैश डोनेटेड एज अ चैरिटी। नेक्स्ट, अब यहां पे ये समझ लो गुड्स को हमने यूज किया है कोई एसेट बनाने के लिए। हमारे पास कुछ लकड़ियां थी, हमारे पास कुछ फर्नीचर थे, तो उसको हमने कोई और ही एसेट बना लिया जो आगे जाके हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देने वाला है। तो आपके पास कोई कौन सी नई चीज आ गई, एसेट आ गए, एसेट इंक्रीज हो गए, बढ़ गया ना एक एसेट। डेबिट क्या बदले में दिया आपने, गुड्स दिया, तो गुड्स को क्या लिख रहे हो, परचेजेज अकाउंट। बीइंग गुड्स used There. for Subscribe to my channel making and assets. also press this bell icon. नेक्स्ट, अब है पैसा हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में। पैसा था हमारा, हमने उठा के बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो कहां चला गया, बैंक में। बैंक विल रिसीव दैट मनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसा तो हमारे बिजनेस से चला गया। तो क्या लिखोगे नरेशन में, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर इतना। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन कराया है बैंक से ऑफिस यूज के लिए। अब अगर पर्सनल यूज के लिए निकलवाया होता तो ड्राइंग से लिख देते। अब पैसा निकलवाया है बैंक से ऑफिस यूज, ऑफिस यूज मतलब बिजनेस के यूज के लिए, तो पैसा आपके पास आ गया। कहां से आया है, तो बैंक से आया है 5000। बीइंग कैश विड्रॉल फॉर, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय चेक टू आवर क्रेडिटर शाम। शाम को हमने क्या कर दिया, अपना चेक दे दिया, पेमेंट की है, तो शाम क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो शाम्स अकाउंट डेबिट। क्या करेगा, रिसीव चेक, तो चेक को हम क्या लिखते हैं, बैंक। कितना रिसीव कर रहा है पैसा, 5000। और क्या लिखेंगे, बीइंग चेक पेड टू शाम। नेक्स्ट, जो चेक हमने उसे इशू किया है वो हो गया डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड का क्या मतलब होता है, डिसऑनर्ड का मतलब होता है वो चेक कैंसिल हो गया, या तो सिग्नेचर सही से नहीं हुए हमारे, या हमने डेट गलत डाल दी है, ठीक है, या अमाउंट कुछ लाइक अमाउंट ही सही नहीं है, या पैसा उसमें था ही नहीं अकाउंट में और जितने की अमाउंट हमने वहां पे डाली है, या कुछ कटिंग वगैरह हो गई है, तो जिसके कारण हमारा वो चेक है वो हो गया है डिसऑनर्ड, कैंसिल हो चुका है। तो कैंसिल हो चुका है तो अब क्या करेगा, शाम वापस नहीं कर देगा हमें। हमने अगर चेक उसे दिया है और वो चेक हो गया है कैंसिल, तो कहेगा लो जी आपका चेक तो
हो गया कैंसिल, ये तो चल नहीं रहा, मुझे दूसरा चेक दे दो अब। तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, तू मेरे को दे दे। तो हम अपने बुक्स में एंट्री क्या करके बैठे हैं कि शाम को तो हमने पेमेंट कर दी, बट अगले दिन तो शाम हमारे घर पे आ गया, उसने कहा कि लो जी आपका चेक हो गया बाउंस, डिसऑनर्ड हो चुका है, और डिसऑनर्ड हो चुका है तो आप अपना चेक पकड़ लो। तो हम क्या क्या करेंगे, अब चेक को मतलब बैंक को रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट किससे, तो शाम से, मतलब इसकी इनवर्स एंट्री डल जाएगी। $5,000 being issued check dishonored। नेक्स्ट, पेमेंट मेड बाय ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट क्या है कि अगेन हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक को कहते हैं कि 10,000 का ड्राफ्ट बना दे, और वो ड्राफ्ट हम जहां पे किसी पर्सन ने कहा होता है एड्रेस पे या बैंक में दे दो, तो हम वो वहां पे दे देते हैं। तो ड्राफ्ट भी एक कागज का टुकड़ा ही होता है, वहां पे लिखा होता है कि हम इतनी पेमेंट किसी पर्सन को कर रहे हैं। बेसिकली ये इंस्टीट्यूट वगैरह, स्कूल्स वगैरह के लिए होता है। मान लो कि कोई स्कूल कह रही है कि आपने हमें पेमेंट करनी है बाय ड्राफ्ट, तो हम अपने बैंक के पास जाएंगे और वहां पे ये कहेंगे कि सर हमने एक ड्राफ्ट तैयार करवाना है इस नाम का, ये स्कूल का नाम बताओगे, आप अपनी अमाउंट दोगे उसको, और वो ड्राफ्ट आपको एक कागज का टुकड़ा दे देगा, और वो आप डिपॉजिट जब भी करा दोगे उनको दे दोगे तो वो आपकी डिपॉजिट ही माने जाते हैं। तो जब बैंक के पास चले ही गए, ड्राफ्ट बनाया, तो वो क्या हो गया, आपका बैंक हो गया। तो किसको पेमेंट की है हमने, विकास को। तो विकास अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बीइंग ड्राफ्ट पेड टू विकास। क्लियर। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंस की पेमेंट की है तो कैसे करेंगे, कैश के रूप में। और एक्सपेंस क्या है हमारे, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में सारे के सारे एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो टू कैश, कोई भी किसी भी तरीके का एक्सपेंस हो जाए, सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, तो सारे के सारे आपके डेबिट ही होंगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो आप कैश की ही पेमेंट करोगे, कैश से ही पेमेंट करोगे। तो एक्सपेंस आपने पे कर दिया। बीइंग एक्सपेंसेस पेड। नेक्स्ट, बैंक वालों ने चार्जेस काट लिए 20 रुपए। जैसे कि आपने अगर मोबाइल पे देखा होगा, किसी का अकाउंट है अकाउंट बैंक में, उसमें मैसेज चार्जेस काटते हैं। तो मैसेज आता है कि 17.70 पैसा कुछ ऐसे करके चार्जेस कट गए हैं, डेबिट कर दिया गया है। तो कट गए तो हमारा खर्चा हो गया, बैंक चार्जेस लगा है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। अच्छा ये बताओ, बैंक वाले आपसे पैसा मंगवाते हैं क्या कि हमें चार्जेस दे दो? वो तो अकाउंट में से ही काट लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैश नहीं आएगा। तो बैंक चार्जेस हमारा खर्चा टू बैंक, बैंक से ही, बैंक अकाउंट से ही हमारा वो पैसा कट गया 20 रुपए। बीइंग बैंक चार्जेस पेड। नेक्स्ट, है कि एक ड्राफ्ट है या चेक हमने रिसीव किया है किसी डेटर से और उसको डिपॉजिट करा दिया बैंक में सेम डेट पे। जैसे ही एक हाथ से हमने वो चेक रिसीव किया और वही चेक हमने बैंक को दे दिया, ये लो रिसीव करो। अगर सेम डेट पे है तो हम उसके बीच में नहीं आएंगे, वो बैंक और डेटर आएगा। अगर एक दिन रुक जाता है उसकी भी एंट्री बताता हूं क्या है।
तो यहां पे बैंक में डिपॉजिट करा दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो जितना भी करवाया है 2000। हाँ, डेटर से जो पैसा लिया था हमने वो डिपॉजिट करा दिया बैंक में। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, बाकी कल करते हैं।